दोस्तों, दक्षिण एशिया में भारत और बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस और थाईलैंड के बीच एक पुल की तरह काम करता है म्यांमार। म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, एक 2227 किलोमीटर की तटरेखा रखता है जो बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर अंडमान सागर तक जाती है। इस पूरी तटरेखा में आपको कई सारे द्वीप और द्वीप समूह मिलेंगे, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है मेरगुई द्वीप समूह। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो इसके अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड 9.32 डिग्री नॉर्थ से शुरू होकर 28.31 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, यानी कि ये भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। वहीं अगर आप देशांतर की बात करोगे, लॉन्गिट्यूड की बात करोगे, तो वो 92.10 डिग्री ईस्ट से लेके 101.11 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके मध्य और दक्षिणी हिस्से में आपको उष्णकटिबंधीय वन यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इक्वेटर के करीब है। वहीं आप उत्तरी इलाके में जाओगे तो यहाँ आपको उपोष्णकटिबंधीय वन यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो वनों का वर्गीकरण इस तरीके से हो सकता है। अगर आप सीमा की बात करोगे तो ये जो म्यांमार देश है, ये लगभग 5 देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। पश्चिम में ये भारत और बांग्लादेश के साथ लगता है। उत्तर और उत्तर पूर्व में ये आपको चीन के साथ लगा हुआ दिखेगा। पूर्व और दक्षिण पूर्व की बात करोगे तो यहाँ लाओस और थाईलैंड आपको नजर आएंगे। बाकी बचा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ आपको अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी नजर आएगी। इस हिसाब से इसकी टोटल जमीनी सीमा 6523 किलोमीटर की हो जाती है और तटरेखा तो मैं आपको बता चुका हूँ 2227 किलोमीटर की। बात करें इसके टोटल क्षेत्रफल की तो ये लगभग 6,76,578 वर्ग किलोमीटर में फैला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे दक्षिण पूर्व में ये सबसे बड़ा देश है। तो पूरे दक्षिण पूर्व में इसकी महत्वता अपने आप ही बढ़ जाती है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो म्यांमार की आधिकारिक राजधानी है नेपिडो। याद रखना, नेपिडो। हालांकि एक और शहर है यहाँ पर जिसका नाम है यांगून, जो पहले रंगून के नाम से भी जाना जाता था। वो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर भी है और मुख्य आर्थिक केंद्र भी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये समुद्र के पास है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से व्यापार ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा कमा के देता है। मैं आपको बता दूं कि ऐतिहासिक रूप से रंगून या फिर यांगून को ही म्यांमार की राजधानी माना जाता है, लेकिन यहाँ की सरकार ने नेपिडो को ही बनाया है यहाँ की प्रशासनिक राजधानी। ये फैसला दिखाता है कि म्यांमार की जो सरकार है वो शक्ति और आर्थिक गतिविधियों को बांटना चाहती है। अब इसके बहुत से कारण भी है। पहला तो ये है कि राजनीतिक शक्ति को यांगून की आर्थिक शक्ति से दूर लेके जाना है। दूसरा कारण है सुरक्षा, ताकि ऐसा ना हो कि विरोध प्रदर्शन हो और तख्ता पलट होने का खतरा हो जाए। इस वजह से इन दोनों राजधानियों को अलग अलग रखा गया है, स्पेशली प्रशासनिक राजधानी को। देखिए, यांगून के अंदर जितना भी काम होता है सारा आर्थिक काम है। अगर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होगा, धरना होगा, तो वो बंद भी हो सकता है। इस वजह से वहाँ का काम रुक सकता है, तो इस वजह से उसको अलग रखना जरूरी है। दूसरा ये है कि जो आर्थिक ताकतें होती हैं ना, वो हमेशा कानून को प्रभावित करती हैं, जिससे कि तख्ता पलट होने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि इन दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है। अब ऐसा करने की वजह से म्यांमार के अंदर एक दोहरी व्यवस्था बन गई है, जिसका असर बुनियादी ढांचे के विकास और संसाधनों के बंटवारे पर पड़ गया है। क्योंकि आपको पता है कि आर्थिक लोग एक तरफ रह रहे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो आर्थिक शक्ति को चलाते हैं, दूसरी तरफ प्रशासनिक शक्ति वाले अलग रह गए हैं। तो एक दोहरी व्यवस्था तैयार हो गई है। किसको कितना संसाधन मिलेगा या फिर किसका विकास ज़्यादा होगा, इस चीज़ के अंदर एक मतभेद खड़ा हो गया है। तो आप देख सकते हो कि म्यांमार में किस तरीके का तनाव खड़ा रहता है। इसके बाद बात करते हैं म्यांमार की प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में। तो सबसे पहले आती है राखाइन योमा, जिसको अराकन योमा या फिर अराकन पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पर्वतमाला है हिमालय श्रृंखला का ही एक विस्तार माना जाता है, जो भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से पैदा हुई थी। इस पर्वतमाला को तकनीकी रूप से इंडो बर्मन रेंज भी कहा जा सकता है। ये पश्चिमी म्यांमार में पूरी तरीके से फैली हुई है। अब देखा जाए तो इसकी टोटल लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला का सिर्फ 400 से 500 किलोमीटर का एरिया ही आपको नजर आएगा। ज़्यादातर एरिया या तो डूबा हुआ है या फिर दबा हुआ है। तो इस तरीके से ये एरिया आपको मेनली नजर आएगा। ये अराकन पर्वतमाला भारत के मानसून के लिए ज़रूरी मानी जाती है, क्योंकि जब भी मानसूनी हवाएं आती हैं वो इसी से टकरा के जाती हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में जो आपको चेरापूंजी, मौसिमराम जैसी जगहें देखने को मिलती है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं यहीं से टकरा के वहाँ जा रही हैं। तो याद रखना, वो एरिया इस पर डिपेंड करता है। दूसरी पर्वतमाला है बागो योमा या फिर बागो पर्वतमाला, जो कि म्यांमार के मध्य के अंदर स्थित है, बीच वाले हिस्से के अंदर। ये पहाड़ भी उन्हीं प्लेटों के टकराने से तैयार हुए हैं, बने हैं, जिनकी वजह से अराकन माला बनी थी। मैं आपको बता दूं कि इन पहाड़ों की टोटल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है और ये पूरी तरीके से मध्य के अंदर फैले हुए हैं।
तीसरा आता है शान पठार। अब इसका नाम आपने सुना होगा। शान पठार आपको पूर्वी म्यांमार के अंदर मिलेगा और ये मेसोजोइक युग के अंदर बना था, जो कि लगभग करोड़ों साल पहले का समय है। मतलब ये करोड़ों साल पहले बना था शान पठार। ये जो है समुद्र तल से लगभग 900 मीटर ऊंचा है और शान पठार की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ एक अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट श्रृंखला है तेनासेरेम। तेनासेरेम रेंज जो है इसको बिलाउक ताउंग या फिर डोना रेंज भी कहा जाता है। ये जो पहाड़ हैं ये मलेशियाई प्रायद्वीप तक फैले हुए हैं और इनकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है थोड़े से हिस्से के अंदर ही पाए जाते हैं। तो मेनली आपको रखाइन योमा याद रखना है, बागो योमा याद रखना है और शान पठार याद रखना। बात करें म्यांमार की भू आकृति के बारे में, तो देखो म्यांमार की जो ऊंचाई है वो उत्तर में बहुत ज़्यादा है और दक्षिण तक आते आते बहुत कम हो जाती है। यानी कि उत्तर में पहाड़ ऊंचे हैं और दक्षिण में ज़मीन नीची है। बीच में है आपके मैदानी इलाके जो कि पहाड़ों से थोड़े से घिरे हुए हैं। इसी वजह से म्यांमार की जो ज़्यादातर नदियां हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई आती हैं। अब आप एक चीज़ पूछ सकते हो कि बीच में तो बागो योमा है, यानी कि बागो पर्वतमाला है और शान पठार भी है, तो ऐसे में ये बहेगी कैसे? तो एक चीज़ समझो कि इन पर्वतमालाओं की वजह से इस देश के अंदर बहुत सी घाटियाँ बनी हुई है। घाटी क्या होती है? दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की जगह होती है। तो अक्सर ये नदियाँ उन्हीं घाटियों में से बह के आती है। अब ऐसा नहीं है कि ये नदियाँ इन पहाड़ों पे से नहीं बहती है, बिल्कुल बहती है। इस बात को समझ लो कि उत्तर के अंदर जितने भी पहाड़ हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं और दक्षिण के अंदर जितने भी पहाड़ हैं वो नीचे हैं। तो कुल मिलाकर के नदी चाहे पहाड़ से आए चाहे घाटी से आए, आना तो उसको पड़ेगा ही, क्योंकि जो स्लोप है वो ढलान वाली है। तो अब जब ढलान की बात हो ही रही है तो हम बात कर लेते हैं म्यांमार की प्रमुख नदियों के बारे में। इनमें सबसे पहले आती है अय्यारवाड़ी नदी, जिसको इरावदी नदी भी कहते हैं। ये जो है म्यांमार की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नदी मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर व्यापार इसी नदी से होता है। मतलब जो सामान है वो इधर से उधर इस नदी के द्वारा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2170 किलोमीटर से 2210 किलोमीटर के बीच में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग पूरे म्यांमार के लिए कितनी ज़रूरी हो जाती है। ये उत्तरी कचिन राज्य में दो छोटी नदियों के मिलने से बनती है। एक तो है माली हका और दूसरा है नमाई हका। तो दोनों के मिलने से ये नदी पैदा होती है। इसमें जो पानी आता है वो हिमालय के पूर्वी किनारे से और चीन के तिब्बती पठार से आता है। तो इसका मतलब ये जो सोर्स है लगभग ग्लेशियर वाला ही हो जाता है। ये नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और हिंद महासागर में जाके मिलती है, जहाँ ये 9 शाखाओं में बटकर डेल्टा बनाती है। मतलब इसका डेल्टा भी काफ़ी बड़ा है। इसका जो टोटल बेसिन क्षेत्र है वो लगभग 4,13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका मतलब पूरे म्यांमार के लिए सबसे ज़रूरी नदी यही हो जाती है। इसी नदी की मदद से बनते हैं मध्य और दक्षिण के अंदर बहुत से मैदान, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और ज़्यादातर खेती कृषि सब वहीं पे होता है। तो आप समझ लो कि जीवन रेखा है इरावदी, तो इसे आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद दूसरी नदी आती है साल्वीन नदी। ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन के यूनान प्रांत से होते हुए म्यांमार के पूर्वी हिस्से में आती है। ये शान पठार के पानी को बहा ले जाती है और ये नदी करीब 120 किलोमीटर तक म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। आखिर में जाकर के ये अंडमान सागर में जाके मिलती है। इस हिसाब से इसका टोटल बेसिन क्षेत्र लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अंदर संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जंगल, जानवर, मछली, खनिज, समझ लो सब कुछ है इसके अंदर। मतलब ये जंगलों और जानवरों के लिए पानी प्रदान करती है। साथ ही इसके अंदर ही आपको बहुत से खनिज भी देखने को मिलेंगे। आपको पता है शान पठार से बह रही है तो खनिज तो वहाँ पर होंगे ही, और मछलियों के लिए भी बहुत ज़रूरी मानी जाती है। तो इसके प्रति जो झगड़े हैं वो भी होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थाईलैंड की सीमा पर ये बह रही है, थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर, तो झगड़ा तो होना ही होना है। तो इस वजह से विवाद चलते रहते हैं। तो साल्वीन को भी याद रखना है। तीसरी जो नदी है वो है मेकोंग नदी। अब इसके बारे में मैं आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ। म्यांमार में लगभग 230 किलोमीटर ये बहती है और आगे निकल जाती है। इंटरनेशनल नदी है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे कि सिंडविन नदी और सिटाउंग नदी। ये दोनों ही म्यांमार की इंपॉर्टेंट नदियाँ मानी जाती है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। तो एक तो इरावदी हो जाती है, एक साल्वीन हो जाती है, एक मेकोंग हो जाती है। उसके अलावा दो और हो जाती है, एक तो सिंडविन और एक सिटाउंग। तो इन नदियों को स्पेशली याद रखना। बात करें म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, तो 3 इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं।
एक है यांगून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यांगून के पास स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ान दोनों यहाँ पर आती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको मिंगला डॉन के नाम से जाना जाता था और ये ज़रूरी एयरबेस हुआ करता था, तो इसे आपको याद रखना है। दूसरा है मंडालय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका मंडालय के पास है। घरेलू उड़ान यहाँ पे आती है और अंतर्राष्ट्रीय भी आती है। 1999 में इसको निर्मित किया गया था और यांगून पर यातायात कम करने के लिए इससे काफ़ी मदद मिलती है, तो इससे आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है नेपियडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि राजधानी के अंदर मौजूद है। हालांकि इसको 2011 के अंदर खोला गया था, लेकिन पहले ये एला हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। मतलब पहले भी ये हवाई अड्डा था, लेकिन आगे जाके इसको नेपियडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया था, तो इसे आपको याद रखना है। 3 हवाई अड्डे हो जाते हैं। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं यहाँ के बंदरगाहों के बारे में। तो यहाँ पर 2 से 3 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। एक तो है यांगून बंदरगाह, ऑब्वियस सी बात है, यांगून नदी पर बना हुआ है ये। म्यांमार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह इसे ही माना जाता है। बहुत से गलियारे यहाँ से गुजरते हैं, जैसे कि एशिया यूरोप गलियारा, ट्रांस पैसिफिक गलियारा, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण एशिया मार्ग, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है क्योकफू बंदरगाह, ये जो है रखाइन राज्य के अंदर मौजूद है और चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर भी चीन का एक गलियारा बना हुआ है, तो इसका मतलब उस गलियारे के लिए इंपॉर्टेंट जगह बनती है ये। चीन के यूनान प्रांत को हिंद महासागर से जोड़ता है और मलक्का जलडमरू मध्य को ख़त्म करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मलक्का जलडमरू मध्य पे चाइना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है कि भाई यहीं से माल आएगा, तो ऐसे में चीन के लिए विकल्प की तरह ये जगह काम करती है कि आपको वहाँ से ना जाना पड़े, आप डायरेक्ट ही आ जाओ। तो ये बंदरगाह इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 ज़रूरी बंदरगाह हैं जो म्यांमार के अंदर मौजूद हैं। और भी बंदरगाह हैं, लेकिन वो नदियों पर बने हुए हैं, तो इन दोनों को तो आप स्पेशली याद रख लेना। तो दोस्तों, ये हो जाता है म्यांमार का भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।